हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे से हैं। हमारे सारे वीडियो आपको मिल रहे होंगे और कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश के गुण और प्रकाश के बारे में, और आज हम लोग थोड़ा माध्यम के बारे में बातचीत करेंगे। उसके प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता है। तो माध्यम के बारे में, माध्यम को हम लोग इंग्लिश में मीडियम कहते हैं। और प्रकाश जो है माध्यम में अलग अलग वेग रखता है। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के लिए, सॉलिड माध्यम के लिए एग्जांपल ले सकते हैं कांच। लिक्विड के लिए एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि द्रव के लिए हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं वाटर, और गैस के लिए एग्जांपल ले सकते हैं एयर। ये तीनों एक माध्यम कहलाता है और इन तीनों माध्यम में प्रकाश की अलग अलग चाल होती है। और वैक्यूम यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल हमें अच्छे से पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैस में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, इसलिए हम इसे मीडियम कहते हैं। 3 अलग अलग मीडियम होते हैं। तो ये मीडियम बहुत विशेष है और बहुत इम्पोर्टेंट है हमें समझने के लिए इस चैप्टर को। तो किरण के बारे में हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा किरण है। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है किरण, क्योंकि हम लोग अब जो भी पढ़ाई करेंगे वो माध्यम के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करता है वो किरण, जिसे इंग्लिश में रे कहते हैं। और किरण को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एक एरो, एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एक एरो से दर्शाएंगे। और ये किरण हमें बताएगा कि किधर से प्रकाश चल रहा है और किधर की ओर जा रहा है। अगर हम इसका नाम किरण पुंज कर दें, इसका नाम अगर किरण पुंज कर दें तो कहा जाता है कि किरण पुंज वो होता है जो ढेर सारी किरणों से मिलकर बना होता है। तो जब ढेर सारी किरणें एक साइड से दूसरे साइड की ओर मूव करती हैं तो हम उसे किरण पुंज कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं एक प्रकाश का स्रोत है जिससे ढेर सारी प्रकाश दूसरे साइड जा रही है। ठीक है, सो अब हम लोग दोनों बातों को एक साथ मिलाते हैं, माध्यम और किरण। तो हम लोग मान लेते हैं कि इधर का पहला माध्यम है और इधर दूसरा माध्यम है। पहला माध्यम बोलने का मतलब ये है कि हो सकता है इधर वायु हो और इधर कांच हो सकता है इधर जल हो और इधर कांच हो सकता है इधर वायु हो और इधर कांच हो, तो दोनों अलग अलग माध्यम हैं। तो प्रकाश जो है सबसे पहले माध्यम में चलेगा। तो सबसे पहले हम किरण बनाएंगे माध्यम के अंदर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहले माध्यम में हमारा किरण इंसिडेंट हुआ, इसके ऊपर कह सकते आपतित हुआ, और बीच में जो है ये पृथक रेखा है या पृथककारी पृष्ठ है। एक पृष्ठ है जो दोनों माध्यम के बीच में पड़ता है। उसके ऊपर जब किरण पड़ी तो इसके बाद 3 घटनाएं होती हैं। तो जो सबसे पहली घटना है वो किरण वापस अपने ही माध्यम में आ जाएगा, यानी कि पहले माध्यम से किरण निकलकर पृथक पृष्ठ पर टकराने के बाद वापस पहले माध्यम में आ जाएगा। और हो सकता है कि पहले माध्यम में टकराने के बाद पृथक पृष्ठ से किरण जो है वो सीधी निकल जाए, यानी कि दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए। तो ये 2 घटनाएं जरूर होंगी। तो हम लोग एक एक
करके देखते हैं इन दोनों घटनाओं का क्या नाम है। और तीसरी घटना जो होगी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरी घटना हो सकता है कि ये पहले माध्यम से किरण आए लेकिन ना वापस जाए और ना दूसरे माध्यम में प्रवेश करे। तो हम लोग एक एक करके इसे लिख लेते हैं। तो प्रकाश जो है वो पहले माध्यम में आया, पृथककारी पृष्ठ से टकराया और वापस पहले माध्यम में आ गया। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन। परावर्तन। तो ये इस घटना को हम लोग परावर्तन कहेंगे। और वहीं पर जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर पृथककारी पृष्ठ के द्वारा या भेदते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तो इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहेंगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। और जब कभी प्रकाश जो है वो पृथककारी पृष्ठ में ही एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि अवशोषण हो जाए उसका, तो ऐसा हम लोग कहां देखते हैं? ऐसा हम लोग हमेशा देखते हैं कहां पर? पत्तों में। जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो सूरज की किरणों को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं और उसके जो क्लोरोफिल होते हैं वो उससे भोजन बना ले जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको बायो में पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये घटनाएं हम लोग कई और तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग इस टॉर्च की मदद से भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टॉर्च की रोशनी निकल रही है, लेकिन अगर मैं इसे अपने हाथ से दबा दूं तो आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कोई भी प्रकाश निकलकर नहीं जा रहा है। जब दूसरी तरफ कोई भी प्रकाश नहीं गया, इसका मतलब ये कि इस प्रकाश को मेरे हाथ ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषण हो गया। इसी प्रकार जो पहला वाला है, इसे भी हम जब रोज सुबह उठते हैं तो परावर्तन की घटना देखते हैं। रोज सुबह उठकर जब आईने के सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने अपने चेहरे को संवारते हैं, तो क्या देखते हैं कि हमारा हूबहू चेहरा हमारे सामने है। वो तभी हो पाया जब परावर्तन हुआ, क्योंकि हमारे आंखों पर आने वाला जो किरण है वो हमारा चेहरा ही होता है। और दूसरे वाले में हम लोग देख सकते हैं अपवर्तन। अपवर्तन हमें कहाँ मिलता है? हम लोग अपने हाथों में घड़ी पहनते हैं और घड़ी की सुइयां हमें नजर आती हैं अच्छे प्रकार से। जितनी अच्छी आप घड़ी लेंगे उतना अच्छा उसमें शीशा लगा रहेगा और उतनी अच्छी और सुंदर सुइयां आपको नीचे नजर आएंगी। तो कांच के रास्ते हम नीचे की चीजों को भी देखते हैं, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाते हैं हम। तो ये सारी घटनाएं जो हैं वो अलग अलग प्रकार से इस बात को दिखाता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये तीन मुख्य चीजें हो सकती हैं। और एक और बात, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो इसकी जो दिशा थी वो भी बदल गया। मैंने आपको बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिशा तभी बदलेगा जब प्रकाश का वेग बदलेगा। और जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो हमेशा उसके वेग में परिवर्तन होगा, और जब भी वेग में परिवर्तन होगा तो उसके दिशा में जरूर परिवर्तन होगा। तो प्रकाश का परावर्तन, अब हमारा जो मुख्य हेडिंग है वो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, ये दोनों चीज हम लोग देखेंगे। परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में बोलेंगे। तो जो परिभाषा है सारे आप सभी लोग इसे जरूर लिख लें। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक पृष्ठ से टकराकर पुनः प्रथम माध्यम में लौट आए, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम चित्र से देखेंगे। तो अब हम लोग
रे डायग्राम से सीखेंगे कि परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एक दर्पण बना लेंगे और दर्पण का जो निचला सिरा होगा वो पेंटेड होगा और ऊपर के जो सिरा होंगे वो पॉलिश्ड होगा, चिकना होगा। ये चिकना तल है और जब इसके ऊपर या हम लोग पहले इस बिंदु का नाम लिख लें और इस मिरर का भी नाम लिख लें। इसका नाम M और इस कोने का नाम M' और बीच का जो भाग है इसे कैपिटल B से दर्शाते हैं और इसका नाम भी रख लेते हैं। इस बिंदु का नाम होगा आपतन। आपतन बिंदु। और अब इस आपतन बिंदु पर जब हम एक सीधी रेखा यानी कि लंब खींचेंगे तो इसका नाम हो जाएगा अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब डालेंगे या लंब डालेंगे तो उसका नाम अभिलंब हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सीधी रेखा खींचेंगे जिसको हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में एन से दर्शाएंगे और हिंदी में हम लोग इसको अभिलंब कहेंगे। और जब प्रकाश यानी कि आपतित प्रकाश बिंदु बी यानी कि आपतन बिंदु पर गिरता है, जब इस बिंदु पर गिरेगा और इसका नाम है इस किरण का आपतित किरण। आपतित किरण और ये माध्यम जो है ये प्रथम माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो प्रथम माध्यम से आपतित किरण आपतन बिंदु पर जब गिरेगा तो पुनः उसी माध्यम में पृथक पृष्ठ से टकराने के बाद किरण चली जाएगी। इस किरण का नाम परावर्तित किरण होगा और जो कोण बनेगा इन दोनों के बीच में उसे हम लोग एंगल I से दिखाएंगे। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण स्मॉल I से और इसका नाम होगा आपतन कोण। उसी प्रकार जो इधर कोण बन रहा होगा यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के पास, इसे हम लोग स्मॉल r कोण स्मॉल r और इसका नाम होगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण स्मॉल r से दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से एक माध्यम से और वापस उसी माध्यम में प्रकाश का पुनः लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। अब हम इसके दो नियमों पर नजर देंगे। तो जो ये नियम है, प्रथम नियम पे अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले प्रथम नियम पे जाएंगे। I से इसको हम लोग इसलिए दर्शा रहे हैं क्योंकि आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसलिए स्मॉल r से इससे और I से यानी इंसिडेंट तो स्मॉल I से इसको। जो पहला नियम है, पहला नियम ये कहता है कि एंगल I बराबर एंगल R। जो भी एंगल इधर बनेगा वही एंगल इधर होगा। अगर इधर 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है रे तो जो इधर से रे निकलेगी वो भी
90 ही डिग्री पर होगी। अगर 60 डिग्री पर है तो हमेशा ये 60 डिग्री पर होगा, तो ये भी 60 डिग्री पर ही होगा। तो इस तरीके से ये प्रथम नियम है जो बहुत ही आसान भी है। दूसरा, आप इसे एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं। एक घर के कोने पर आप खड़े हो जाइए और बीचों बीच में, मान लीजिए घर के कोने पर आप खड़े हैं, ये एक दीवार है और इसके ऊपर आप क्या करिए, एक मिरर लगा दीजिए, इसके ऊपर एक शीशे को लगा दीजिए। आप उस साइड खड़े हो जाइए और एक व्यक्ति इस साइड खड़ा हो जाए। तो जब उधर वाला व्यक्ति आंख उठाकर इस मिरर पे देखेगा तो इधर वाला व्यक्ति उसे दिखाई देगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसे घरों में बैठकर कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है वो ये कहता है कि आपतित किरण, तो आप देख सकते हैं ये आपतित किरण है, और अभिलंब ये अभिलंब है, और परावर्तित किरण ये परावर्तित किरण है, एक ही तल में होंगे। इसका मतलब ये है, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अगर ये बोर्ड के ऊपर है, एक्स और वाई किसके ऊपर है, बोर्ड के ऊपर है, तो आपतित किरण भी किसके ऊपर है, बोर्ड के ऊपर है, और ये अभिलंब भी किसके ऊपर है, बोर्ड के ऊपर है, और परावर्तित किरण भी किसके ऊपर है, इस बोर्ड ही के ऊपर है। यानी कि सब एक्स वाई के ही पास में है, यानी कि एक ही तल में है, तो ये नियम भी फॉलो करेगा। लेकिन अगर ये इस तल में हुआ, एक्स वाई में हुआ, और नॉर्मल भी एक्स वाई में हुआ, और टकराने के बाद ये रे आपके पास आ गई, तो ये व्हाइट बोर्ड के तल में नहीं रहेगा, तब ये नियम काम नहीं करेगा। तब हम उसे परावर्तन कभी नहीं कहेंगे। हम तभी कहेंगे जब ये वाली रे, यानी कि इस रे का नाम अगर हम दे दें तो रे ए बी जो है वो बोर्ड पर ही है, व्हाइट बोर्ड पर, और एन बी यानी कि नॉर्मल अभिलंब जो है वो भी बोर्ड के ऊपर है, और बी, और इसका नाम सी दे दे, और बी सी जो है ये भी इसी बोर्ड पर है, यानी कि सब के सब एक ही तल में है, तब हम इसे परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। तो परावर्तन के नियम के बाद अब परावर्तन के प्रकार पे हम देखते हैं। तो परावर्तन का जो प्रकार होता है वो दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है, एक तरफ से प्रकाश आती है और दूसरे तरफ प्रकाश नियमित रूप से चली जाती है। लेकिन ये तभी हो पाता है जब सरफेस यानी कि ये जो तल है वो चिकना हो। लेकिन अगर तल चिकना नहीं हुआ और वो खुरदुरा हुआ तो हमेशा प्रकाश जो होगा वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, और कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, और कोई इस दिशा में अनियमित रूप से फैल जाएगा। तो ऐसे परावर्तन को जिसका तल जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो, खुरदुरा हो, या एक ऐसा तल हो जो बराबर ना हो, जो चिकना ना हो, वो कभी भी प्रकाश को वापस नियमित रूप से परावर्तित नहीं कर पाएगा। तो इसके एग्जाम्पल भी आप देखते होंगे। सबसे पहले नियमित परावर्तन के एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोगों को बचपन में जब छोटे हुआ करते थे तो हम लोग घड़ी लेकर, और हाथ की कलाई की घड़ी जो होती है, सूरज की रोशनी में बैठने के बाद दूसरे के मुंह पर चमकाते हैं। वो तभी हो पाता है जब नियमित परावर्तन होता है, जब हमारा घड़ी का जो सरफेस होता है वो स्मूथ रहे। और दूसरा, हम लोग प्लेट भी चमका सकते हैं। हम बहुत दूर खड़े हो जाएं और प्लेट भी अगर चमकाएंगे, स्टील का प्लेट, तो ये नियमित परावर्तन के कारण ये भी रिफ्लेक्ट होकर दूसरे के चेहरे पर और आंखों में बड़ा तीक्ष्ण तरीके से लगेगा, और जो अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन इसको सूचना देने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ज्यादातर पहले रेलवेज में यूज किया जाता था। फिर दूसरा, नियमित
अनियमित परावर्तन के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब हम खिड़कियों की बात करते हैं तो खिड़कियों में बड़ा खुरदुरे टाइप के शीशे लगे होते हैं। वो इसीलिए लगे होते हैं कि किसी की आंख पर जोर ना लगे, किसी की आंख को तीक्ष्ण या कष्ट ना पहुंचाया जाए, कि रिफ्लेक्शन जैसे ही प्रकाश आए और प्रकाश उस पर पड़ती है तो हमारी आंखों तक जब आए तब तक पूरी तरीके से प्रकाश को फैल जाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल हम न्यूज़पेपर का ले सकते हैं। हमारे घर रोज न्यूज़पेपर आता है और न्यूज़पेपर जब छापा जाता है तो सबसे बेकार का कागज होता है, एकदम रद्दी कागज पे छापा जाता है। वो इसीलिए छापा जाता है कि हर एक आदमी बिना आंखों के दर्द से उसे आराम से पढ़ सके, क्योंकि जब न्यूज़पेपर पे जब किरणें पड़ती हैं तो जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो हर तरफ फैल जाती हैं, जिससे हम अक्षरों को बहुत अच्छे प्रकार से देख लेते हैं। वही अगर सरफेस प्लेन होगा, बहुत चिकना होगा, तो चमक हमें दिखाई देगी और इस वजह से हम छोटे छोटे अक्षरों को कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये दो मुख्य एग्जाम्पल हैं परावर्तन के प्रकार के। और कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण के मुख्य भाग कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से नियम कार्य आते हैं।